चंद्रमा को बैलेंस करने की बड़ी जबरदस्त टेक्निक दे रहा हूं। ये टोटका ज्यादा लग रहा है, उपाय कम लग रहा है, लेकिन है ये उपाय। मंगल स्ट्रांग होते हैं वो लोग जिम्मेदारियां लेने से कतराते नहीं। आंखें बंद करके कहता हूं उनका चार्ट चेक कर लीजिए, मंगल उनका हमेशा अच्छा होगा। और दूसरा उपाय जो है ये पेरेंट्स में से किसी एक को बच्चे के लिए करना है। पूरा संकल्प करना है कि हनुमान जी के आगे, और रोज जितने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, चने के एक एक दाना, तब आपने इस लाल मोली को ब्लो करना है, फूंक मारनी। ये है मोबाइल एडिक्शन छुड़ाने के लिए चमत्कारी रेमेडी। केतु जब भी जीवन में ऑपरेट करते हैं ना, डिटैच करते हैं। ये 11 मोर के पंख जो है बच्चे के रूम में इन्वर्ट करके ये चीज जो है 30 to 40 डेज में बड़ा अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देती है। जो एस्ट्रोलॉजर है वो चार्ट देके ये बता सकता है कि बच्चा जो है ये 16-18 साल की उम्र के बाद इसका स्वभाव क्या शेप लेगा। नमस्कार, आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है, स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनको ये लगता है कि बच्चे दिन भर पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, मोबाइल से हटने का नाम ही नहीं लेते हैं। इतना एडिक्शन है ना मोबाइल को लेकर कि चीख लीजिए, चिल्ला लीजिए, सर में दर्द हो जाता है, लेकिन बच्चे फ़ोन नहीं छोड़ते। और इसका इफेक्ट पता है किस पे आ रहा है? उन लोगों की पढ़ाई पर, करियर ग्रोथ पर। यही नहीं डिसाइड हो पा रहा है कि भाई सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करें, क्योंकि आखिर हमारे युवाओं के भविष्य का सवाल है। तो आइए इस बारे में तमाम जानकारी देंगे कि कैसे ये एडिक्शन छूटे और बच्चों के लिए एक बेहतर करियर आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको एस्ट्रोलॉजी में मदद कर सकती है। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट योगेश शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। बहुत बड़ा सरदर्द दूर करने वाले हैं आज आप पेरेंट्स का। लेकिन मेरे को ना बहुत थोड़ा डाउट है कि एडिक्शन छूट जाएगा बच्चों का, ये फ़ोन वाला। एडिक्शन कोई भी हो छूट जाता है। एडिक्शन तो एडिक्शन होती है, चाहे वो नशे की होती है, चाहे वो मोबाइल चलाने की हो। हाँ, ग्रेविटी का फ़र्क होता है, लेकिन नुकसान दोनों में होता है। आज की डेट में बहुत सारे पेरेंट्स के मुझे कॉल्स आती हैं कि उनका बच्चा जो है वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहा है। वो पढ़ाई में किसी भी तरह से कह लीजिए कि जितना मिनिमम ड्यू होता है वो भी नहीं कर पा रहा है। उसको चीज़ें समझ आनी बंद हो गई हैं, मोबाइल उससे छूटता नहीं है। और ये चीज़ जो है पोस्ट कोविड एरा में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि कोविड में ऑनलाइन पढ़ाइयाँ हुई। उसके बाद आज की डेट में जो स्कूल वाले हैं वो भी व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों को लेसन्स भेजते हैं, या बच्चे बहुत ज़्यादा लीगली भी कह लीजिए ऑफिशियली भी मोबाइल के साथ एसोसिएटेड हैं। कई पेरेंट्स कहते हैं कि मोबाइल तो लेके देना ही पड़ता है, कितना सारा उसका कंटेंट है जो मोबाइल पे आता है, क्या करें। और बच्चा क्या करता है, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है, वो लीवरेज ले लेता है कि जहां उसने अपनी पढ़ाई के लिए मोबाइल को यूज़ करना था वो 20% होता है, और 80% जो है मोबाइल बच्चा अपनी गेमिंग के लिए या सोशल मीडिया को स्क्रॉलिंग करने के लिए यूज़ करता है। और फिर इसकी वजह से जो दिमाग में फालतू की इंफॉर्मेशन भरती है वो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट भी करती है, उसका फोकस भी लूज करती है। और क्योंकि दिमाग के पास इतनी अनऑक्युपाइड जो ऑक्यूपेशन जो है वो फालतू इंफॉर्मेशन की है, अब पढ़ाई उसमें समा नहीं पाती है। नतीजा, बच्चा पढ़ाई में लगातार कॉन्फिडेंस लूज करता जाता है। और फिर एक मोमेंट पे आके जब बच्चे के सब्जेक्ट सिलेक्शन का विषय आता है तब बहुत बड़ा गैप आता है। पेरेंट्स के एम्बिशंस होती हैं, बच्चा डॉक्टर बने, बच्चा इंजीनियर बने, बच्चा चार्टेड अकाउंटेंट बने, या कुछ बहुत अच्छा कर जाए। लेकिन पेरेंट्स की एस्पिरेशन एक साइड पे, क्या बच्चे के अंदर वो स्टफ होता है? बच्चा तैयार होता है उस लेवल के लिए? नहीं होता है। और फिर क्योंकि मेरे पास तो हर एज ग्रुप के केसेस आते हैं ना, तो फिर क्या है, 3-4 साल बाद वही पेरेंट्स जो है वो ये कहते भी पाए जाते हैं, हमने ये सब्जेक्ट तो लेके दिए लेकिन इन सब्जेक्ट्स में बच्चा चल नहीं पाया। और फिर एवरेज इंसान बन के ही उस बच्चे को आगे सारी उम्र बितानी पड़ती है। अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का रोल बड़ा प्राइमरीली आता है। किसी भी तरह की एडिक्शन हो, एडिक्शन का मतलब क्या है कि मन कुछ खराब चीज़ों को चूज कर रहा है ज़रूरी चीज़ों की कीमत पे, ये एडिक्शन होती है। अब जब बच्चे के मोबाइल की एडिक्शन होती है ना, जिन भी बच्चों को लगातार ऐसी एडिक्शन होती है और बच्चे चाह के भी उसको छोड़ नहीं पाते, उन सभी बच्चों के बर्थ चार्ट में देखा गया है कि उनके चंद्रमा पीड़ित होते हैं। चंद्रमा के खराब हुए बिना एडिक्शन हो ही नहीं सकती। जो बच्चे मोबाइल की आदत का शिकार होते हैं लेकिन उनके चंद्रमा अच्छे होते हैं, वो बच्चे जो हैं समझाने पे समझ जाते हैं। एक पॉइंट आता है कि जब उन बच्चों के मन में एक सेंसिटाइज हो जाता है कि हमें ये छोड़ देना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों के चंद्रमा खराब होते हैं ना, वो एग्जाम के एक दिन पहले भी स्क्रोलिंग ही कर रहे होते हैं। तो जिन भी बच्चों को मोबाइल की या कंप्यूटर चलाने की या टीवी देखने की या गेमिंग वगैरह की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रखी है, सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को उनके चंद्रमा को बैलेंस करना चाहिए।
अब जन्म कुंडली के अनुसार चंद्रमा कहाँ बैठा है, किस राशि में है, कौन सी डोनेशन करके इसको बैलेंस किया जा सकता है, वो अलग विषय वस्तु है। वो जन्म कुंडली देखे बिना नहीं हो सकता है। लेकिन जेनरिकली चंद्रमा को बैलेंस करने की बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक दे रहा हूँ, जिससे बच्चे की मोबाइल एडिक्शन बहुत हद तक छूट जाएगी। इसमें क्या है कि हमें चंद्रमा को मंगल युक्त बनाना होगा। चंद्रमा एक ऐसे प्लेनेट हैं जो अकेले आइसोलेशन में कभी काम नहीं करते हैं। तभी चंद्रमा जब अकेले होते हैं ना, इसको दोष बोला गया है कुंडली में। तो यहां पे चंद्रमा को मंगलमय बनाना होता है। कैसे? चांदी एक धातु है जिसको चंद्रमा की धातु बोला जाता है। यहां पे चांदी लेनी है। चांदी किस शेप में लेनी है? हर स्क्वायर शेप जो है ये मंगल की शेप होती है। तो छोटा सा 1 इंच बाय आधे इंच बाय आधे इंच का चांदी का एक पीस जो बिल्कुल स्क्वायर शेप का हो, चौकोर, बिल्कुल चौकोर। चौकोर में रेक्टेंगल भी आता है, चौकोर में स्क्वायर भी आता है, इसलिए मैं स्क्वायर को स्पेशली मेंशन कर रहा हूं। अच्छा, अब इसमें क्या करना है? अब स्क्वायर शेप मंगल हो गई, चांदी चंद्रमा हो गई, इस पे भी नेल पेंट से दोनों तरफ लाल रंग कर दीजिए, चांदी के ऊपर, चांदी के ऊपर। और जो मोबाइल बच्चा चलाता है उसके बैक केस में रख दीजिए। हालांकि ये टोटका ज्यादा लग रहा है, उपाय कम लग रहा है, लेकिन है ये उपाय। इससे क्या होता है कि जब भी बच्चा उस गैजेट की प्रॉक्सिमिटी में आता है, बच्चे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास ट्रिगर होता है। क्यों? चंद्रमा इमोशंस हैं, चंद्रमा कैरिड अवे कर देता है। लेकिन जब मंगलमय चंद्रमा होता है तो ये इंसान को जिम्मेदारियां ट्रिगर करवाता है, जिम्मेदारियां सिखाता है। बर्थ चार्ट में मंगल एक ऐसे प्लैनेट हैं जो जिम्मेदारियों के प्लैनेट बोले जाते हैं। जिनके भी बर्थ चार्ट में मंगल स्ट्रांग होते हैं वो लोग जिम्मेदारियां लेने से कतराते नहीं हैं। उन लोगों के अंदर से अपने आप ही एक वेव आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। जितने भी लोग आप अपनी फैमिली में देख लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होंगे ना, आंखें बंद करके कहता हूं उनका चार्ट चेक कर लीजिए, मंगल उनका हमेशा अच्छा होगा। और जो लोग जिम्मेदारियों से सदा भागते रहे हैं, हमेशा दूसरे के ऊपर जिम्मेदारियां लादते रहे हैं, उनका मंगल बिना देखे बता देंगे कि मंगल हमेशा उनका खराब होता है। एक चीज़ और बताइए सर, क्योंकि मैंने ना कुछ जगहों पे देखा है कि मोबाइल फ़ोन को राहु के साथ कनेक्ट किया जाता है, राइट? जी। तो क्या इसमें भी राहु रोल प्ले करता है? देखिए, राहु हर इलेक्ट्रिक गैजेट जो है, हाँ, वो राहु के साथ जोड़ के देखा जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक हो, वो इलेक्ट्रिक हो, उसको बोला जाता है कि ये राहु ग्रह से भी जुड़ा हुआ है। मोबाइल जो है ये मल्टीपल प्लैनेट्स को इंडिकेट भी तो करता है ना। कम्युनिकेशन डिवाइस है तो बुध हो जाएगा। ये जब सोशल मीडिया दिखाता है या इंसान को डिस्ट्रैक्ट करता है तब ये राहु बन जाएगा। मोबाइल अगर आप किसी कंस्ट्रक्टिव वे में सीखने के लिए यूज करोगे तो यही मोबाइल गुरु का स्वरूप भी बन जाएगा। हाँ। तो ये डिपेंड करता है, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और बताइए, बच्चा क्या कर रहा है मोबाइल में, पेरेंट को तो कुछ पता ही नहीं, उनको लगता है ठीक है भैया पढ़ाई चल रही है। यहाँ पर सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग तो ठीक है, बट वो देख क्या रहा है, कौन सा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, क्या उसके एज ग्रुप के लिए एप्रोप्रिएट है? यस। यहाँ पे एक ही चीज मदद करेगी। हाँ, बच्चे के अंदर खुद एक ओनस आना, जिम्मेदारी का एहसास आना कि मुझे मेरी प्रायोरिटी क्या है। बच्चे के अंदर एक ललक आए कि अगर जो उसको पढ़ाई के रूप में कोई भी काम असाइन किया गया है, पहले उसको करना है, प्रायोरिटी वो है। ये जिम्मेदारी का एहसास होता है। तभी मैंने मंगल की बात की है। अच्छा। इसी में दूसरा उपाय आता है, और दूसरा उपाय जो है ये पेरेंट्स में से किसी एक को बच्चे के लिए करना है। और ये बहुत कारगर उपाय है, जबरदस्त उपाय है। और ये उपाय है कि लाल रंग की मौली लीजिए, पूरा गोला ले लीजिए। बाजार से जब आप मौली का, कलावे का गोला लेने जाएंगे, वो लाल पीला भी मिल जाता है, लाल पीला हरा भी मिल जाता है। आपने केवल और केवल लाल रंग का लेना है। घर के पूजा स्थान पे रखिए। अब मदर या फादर में से कोई एक हाथ में जल पकड़ के अपना नाम, पिता का या स्पाउस का नाम बोल के पूरा संकल्प करना है कि हनुमान जी के आगे कि ये जो हनुमान जी का हम पाठ करने जा रहे हैं, ये बच्चे के सद्बुद्धि के निमित्त करने जा रहे हैं, और इनको आप सद्बुद्धि दीजिए। क्या कि जल जो है जमीन पे छोड़ दीजिए। अब 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लेकिन 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 याद रखिएगा, ये 108 हनुमान चालीसा का पाठ जो है ये एक दिन में नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको अभ्यास नहीं है एक दिन में कितना सारा पाठ करने का। आप 108वें हनुमान चालीसा तक पढ़ते हो जाते हुए आप क्वालिटी लूज कर जाएंगे। वो केवल एक उच्चारण बन के रह जाएगा, वो पाठ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसमें भावना नहीं आ पाएगी। तो आप इसको 11 दिन में या 7 दिन में डिवाइड कर लीजिए।
ताकि आपके अंदर से पाठ करने की, भगवान हनुमान जी से कनेक्ट करने की जो इंटेंसिटी है वो पूरी प्रबल रहे। अब इसके बाद आप चाहे इसको गिनने के लिए चने के 108 दाने जो है एक कटोरी में रख दीजिए, और रोज जितने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं चने के एक एक दाना एक पर हनुमान चालीसा दूसरी कटोरी में शिफ्ट करते रहिए। तरीके बहुत हैं नापने के। और जब 108वां हनुमान चालीसा हो जाएगा तब आपने इस लाल मौली को ब्लो करना है, फूंक मारनी है, और इस लाल मौली को 7 बार रोल करके बच्चे की राइट कलाई पे बांध दीजिए। इसके बाद भी क्या है कि चमत्कारी रूप से बच्चे के अंदर जो सेंसेस है वो जागृत होनी शुरू होती हैं जिम्मेदारी के प्रति। हर बच्चा कर सकता है? ये हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये उपाय बच्चे को खुद नहीं करना है, ये पेरेंट्स ने करके देना है, पेरेंट को करके देना है। जी हाँ, ये है मोबाइल एडिक्शन छुड़ाने के लिए चमत्कारी रेमेडी। अब यहाँ पे एक और रेमेडी आती है, केतु की रेमेडी। वो क्यों आती है? यहाँ सारे खेल में केतु कहाँ से आ गए? केतु डिटैचमेंट के कारक हैं। केतु जब भी जीवन में ऑपरेट करते हैं ना, डिटैच करते हैं। अब केतु की डिटैचमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्यों केतु को अध्यात्म के या सन्यास के ग्रह बोला जाता है कि ये इंसान को दुनियादारी से डिटैच करके सन्यास या स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाते हैं। केतु जो हैं इनको इसीलिए भी डिटैचमेंट का कारक बोला जाता है कि जब भी जीवन में, देखिए माइथोलॉजिकल स्टोरी में मैं पिछले अपने कई वीडियोस में भी बोल चुका हूं कि राहु और केतु में, केतु धड़ कहलाते हैं, हेडलेस प्लैनेट, जिनके पास अपना सोचने के लिए बुद्धि नहीं है। केतु को ऑपरेट करवाया जाता है। जब भी केतु बाकी प्लैनेट से इंप्रेस होकर ऑपरेटिव होते हैं तो उन प्लैनेट के प्रति डिटैचमेंट लेके आते हैं। अब जाने बच्चे की कुंडली में केतु किस ग्रह से इंप्रेस हो रहे हैं, किस तरह से केतु बच्चे को डिटैच कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो बच्चा जो है पढ़ाई से डिटैच हो रहा है, अपनी जिम्मेदारियों से डिटैच हो रहा है, अपने आने वाले फ्यूचर के सेंसिटिविटी से डिटैच हो रहा है। तो इस केस में केतु की बेहतरीन एक रेमेडी है जो बड़ी सेफ रेमेडी है और हमेशा काम करती है। यहां पे क्या करना है कि मोर का पंख, 11 मोर के पंख लीजिए, ये केतु के कारक बोले जाते हैं। ये 11 मोर के पंख जो है बच्चे के रूम में इन्वर्ट करके, उल्टे करके लटका दीजिए। यानी मोर की पंख की जो डंडी है ये अपवर्ड्स हो और जो पंख है वो नीचे की तरफ हो। चाहे जिस कमरे में बच्चा पढ़ता या सोता है, दोनों कमरों में, या एक ही कमरा है तो वहीं पे आप किसी कर्टन के पीछे भी इसको दीवार के ऊपर लगा दीजिए, वो भी चलेगा। उस कमरे में ये वाली ऊर्जा होनी चाहिए। इस ऊर्जा के बाद बच्चा जो है बहुत ज्यादा डिफरेंस आते हुए देखे गए हैं। अच्छा, कितने दिन में आपको लगता है कि ये रिजल्ट देता है? ये चीज़ जो है 30 to 40 डेज में बड़ा अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देती है। अब एडिक्शन भी तो रातों रात नहीं हुई ना, इसमें तो महीनों लगा दिए। अब छुड़वाने के लिए कुछ दिन तो देने पड़ेंगे। अच्छा चलिए, ये तो बात होगी एडिक्शन को छुड़ाने की। अब क्या है ना कि सबसे बड़ी टेंशन है ना पेरेंट की कि जी हम इसको कौन सा सब्जेक्ट चूज़ कराएं, जी क्या करें, इसका जो है ना करियर ग्रोथ बढ़िया जाए, लेकिन बच्चे उसमें भी सीरियस नहीं होते हैं, बच्चों से ज़्यादा टेंशन लेते हैं माँ बाप। तो ऐसे में पेरेंट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माँ बाप के टेंशन लेना बड़ा जायज़ होता है, लेकिन अपनी एम्बिशन को बच्चे के ऊपर थोपना ये गलत होता है। मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, ये चीज़ें सोचना अच्छा है, लेकिन क्या आपके बच्चे की कैपेबिलिटी उसको मैच कर रही है? उसके लिए देखिए, आप पेरेंट्स हैं, आपको पता है कि बच्चे को क्या मैच कर रहा है, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है वो चार्ट देके ये बता सकता है कि बच्चा जो है ये 16-18 साल की उम्र के बाद इसका स्वभाव क्या शेप लेगा। ये आप सभी ने देख रखा है कि जो इंसान अपनी टीनेज या बचपन में होता है, कमाने लायक एज में पहुंच के इंसान एकदम से ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, चेंज हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजर वही चीज़ फोर्सी कर लेता है, देख लेता है कि आने वाले समय में इस इंसान का जो भी एप्टीट्यूड है, इस इंसान का जो भी फ्लेयर है, वो किस तरफ जाने वाला है, उसकी अफिनिटी किस तरफ जाने वाली है, और उसको अगर एजुकेशन में कन्वर्ट किया जाए तो ही उसका करियर बन सकता है। एक चीज़ थोड़ा सा ना मुझे एज अ पेरेंट भी मुझे आपसे पूछना है कि कुंडली तो ये बताती होती, क्योंकि आप भी जब कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो आप भी देखते होंगे कि नहीं जी ये जॉब करेगा या ये बिजनेस करेगा। क्या कुंडली प्रेडिक्ट किस हिसाब से अगर हम घर पे देखें तो किस कुंडली को हम जॉब की कैटेगरी में रखें और किस कुंडली को हम, जी बिल्कुल, देखिए, बिजनेस की कैटेगरी में बिल्कुल रखें? ये देखना कोई मतलब मास्टर क्लास नहीं है। मैं इसमें काफ़ी कुछ बताना होगा इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में, क्रिस्प में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे भी आपको बर्थ चार्ट में 3 चीज़ें देखनी है। पहली देखनी है चंद्रमा की पोजीशन,
दूसरी देखनी है सूरज की पोजीशन, और तीसरी जो पोजीशन देखनी है वो शनि की देखनी है। अब मैं आपको बारी बारी से बताता हूं कि ये जो पोजीशंस हैं ये किसी भी इंसान के सब्जेक्ट सिलेक्शन में, उसके करियर को शेप करने में सहायता किस तरह से करेंगी। अब कोई भी इंसान अपना करियर जब बनाएगा, इमोशंस के बिना इंसान ना करियर में कुछ अपलिफ्ट कर सकता है ना तरक्की कर सकता है। चंद्रमा इमोशंस के कारक हैं, चंद्रमा उस विचार की श्रृंखला के कारक हैं कि जो श्रृंखला इंसान को बाकियों से आगे लेके जाती है। किसी इंसान ने कंपीट करना हो तो भी उसको इमोशनली तैयार होना होगा। किसी भी इंसान ने जीवन में रिजेक्शंस को फेस करना हो तो भी उसको इमोशनली स्ट्रांग होना होगा। इमोशंस के बिना इंसान मशीन बन के रह जाता है। चंद्रमा इमोशंस होते हैं। अगर चंद्रमा अग्नि राशि में होंगे तो ऐसे इंसान को कौन सा करियर चूज करना है, वैसा करियर चूज करना है जो किसी ना किसी तरह से, जैसे आप कह लीजिए यूपीएससी लेवल का करियर, कंपटीशंस में थ्रू करके जाने वाला करियर। ऐसे लोग ऐसे कंपटीशंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर चंद्रमा जो है ये जल राशियों में यानी इमोशंस की राशियों में होगा तो ऐसे इंसान को कंसल्टेंट बनना चाहिए, सर्विस इंडस्ट्री में जाना चाहिए, हीलिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए। ये डॉक्टर भी बन सकते हैं, नर्स भी बन सकते हैं, ये फिजियोथेरेपिस्ट भी बन सकते हैं, साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं, या किसी ना किसी तरह से जो भी सर्विस इंडस्ट्री होती है, इवन ओकल्ट साइंसेज में ये एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं। ये लोग जो हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट भी बन सकते हैं, क्योंकि ये एक तो हील करने में बड़े अच्छे होंगे, लोगों की भावनाओं से खुद को अलाइन करने में बड़े अच्छे होंगे, बल्कि इनके अंदर एक हीलिंग टच भी होगा। अब चंद्रमा जो हैं ये अगर वायु तत्व की राशियों में होंगे, अब वायु तत्व की जो राशियां हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रिएटिव फील्ड इस इंसान को ले दीजिए, वो इंजीनियरिंग से लेके फैशन डिजाइनिंग तक हो सकता है, वो किसी भी चीज़ की डिजाइनिंग से लेके किसी भी चीज़ को क्रिएटिविटी के द्वारा ईजाद करने तक हो सकता है। ऐसे फील्ड्स में ये लोग जो हैं बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। और फिर आती हैं पृथ्वी तत्व राशियाँ। पृथ्वी तत्व जो राशियाँ हैं ना, ये राशियाँ अपने आप में अगर इनमें चंद्रमा होंगे तो ऐसा इंसान जो है बैंकिंग में, पैसे में, या रिटेलिंग में, या ऐसा बिजनेस जो रिटेलिंग का बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग का, जिसको हम लालाजी टाइप बिजनेस कहते हैं जीवन में, इन कामों में आ जाएंगे ना तो जीवन में कमाल करेंगे। अभी तक हमने केवल चंद्रमा की बात की है। अब देखिए, किसी भी इंसान की पृथ्वी तत्व की राशि हो, जिसमें मैंने रिटेलिंग की बात की है, और वो बच्चा बैठ जाए कंपटीशंस में, उससे कंपटीशंस हैंडल ही नहीं होंगी। वो कंपीट करता रहेगा, हर साल रीअपेयर होता रहेगा और डिप्रेस होता रहेगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। अब किसी के चंद्रमा जल राशि में है और उसको हमने रिटेलिंग में लगा दिया, अब वो रिटेलिंग में दान पुण्य करता जाएगा, घाटे पे चीज़ें बेचता चला जाएगा, कंपीट ही नहीं कर पाएगा कंपटीटर से, और एकदम से थक के बैठ जाएगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। ऐसे लोग अगर नौकरी में जाएंगे तो कहेंगे मेरे साथ पॉलिटिक्स बड़ी होती है, मेरी लोग सुनते ही नहीं हैं, मैं षड्यंत्रों का शिकार हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। ये होता है जब आपका फ्लेयर जो है उसके अगेंस्ट आपको कोई काम करना पड़ जाए। सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है ना, इसके अकॉर्डिंग लेके देंगे तो बढ़िया रहेगा। रही बात सूरज की, जितना सूरज बलवान होगा उतना इंसान सोफिस्टिकेटेड काम करना चाहेगा। जितना सूरज जो है वो कम होता जाएगा उतना इंसान जनरल पब्लिक से जुड़ेगा और पब्लिक के बीच में जाके करने वाले काम करेगा। जितने बड़े ऑफिसर या बड़े नेता लोग हैं ना, इनके सूर्य बड़े बलवान होते हैं। यहाँ पे सूर्य का उच्च या नीच होने का कोई फर्क नहीं है। सूरज का बलवान होना ज़्यादातर कैसे देखा जाएगा, अगर बर्थ चार्ट में पहले घर से लेके सूर्य 10वें घर के बीच में है तो ये सूर्य बलवान कहलाएगा। लेकिन इससे उल्टा सूर्य सप्तम भाव में है, चौथे भाव में है, तो ये सूर्य बलवान नहीं कहलाएगा। ऐसे लोग जो हैं ये जितना सोफिस्टिकेटेड या जितना हाई एंड कामों से जुड़ेंगे ना, नेम एंड फेम नहीं ले पाएंगे, सक्सेस नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे अन्य चीज़ आती है, बर्थ चार्ट का 10वां भाव, या 10वां भाव भी छोड़ दीजिए, शनि देव की ही बात कर लीजिए। कर्म के कारक हैं शनि। अब किसी इंसान के शनि जितने बलवान हैं वो इंसान उतना हार्ड वर्किंग है। किसी इंसान के शनि जितने अच्छे हैं वो इंसान उतना ही ज़्यादा एक टारगेट रख के जीवन में क्लैरिटी से आगे बढ़ेगा। और जितने शनि वीक होते जाएंगे वो हर चीज़ को ट्राई करना चाहेगा, वो किसी एक काम में उसका मन नहीं लगेगा। कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्शन उसको लेके दीजिए, 1 साल बाद बोलेगा मुझे सब्जेक्ट चेंज करवा दो, या उसको बहाने अंदर से आने शुरू हो जाएंगे कि मैं ये सब्जेक्ट नहीं ले सकता। कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं, अंदर से एक कंटेंटमेंट नहीं रहती है। वो हमेशा अपने आप को, अपने काम को, अपने पढ़ने की पद्धति को बदलना चाहता है।
ये होता है वीक शनि की निशानी। तो वीक शनि किन घरों में होता है, ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलता है कुंडली से? देखिए, शनि 4th हाउस में बहुत वीक कहलाता है। अच्छा। शनि लग्न में कई कंडीशंस में बड़ा वीक कहलाता है, लेकिन शनि 10वें भाव में हो, 11वें भाव में हो, 7वें भाव में हो, ये शनि बहुत अच्छे कहलाते हैं। अष्टम भाव में छिपा हुआ ये ताकत होती है शनि की, कई कंडीशंस में ये अच्छा कहलाता है। सो ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी टेक्निकल है, लेकिन जिनको थोड़ा सा भी बर्थ चार्ट देखना आता है, मैं कोशिश करूंगा कि इसी हमारे पॉडकास्ट में मैं एक लिंक जोड़ देता हूं साथ में। वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी हाउ टू अंडरस्टैंड अ बर्थ चार्ट का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ये सारा वार्तालाप जो है ना, इसको समझने में बड़ी ही सुविधा हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि आपके सूर्य कहाँ हैं, आपके चंद्रमा कहाँ है, आपके शनि कहाँ है, और बच्चे का सब्जेक्ट सिलेक्शन किस तरह से लेके देना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो है ना बात, ये अभी तक मैंने बताया था कि नेचर कैसी है बच्चे की, उसके हिसाब से आपको डिसाइड क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जो सीखने का भाव है ना, वो पंचम भाव होता है बर्थ चार्ट का। इसको बुध प्रभावित कर रहे होंगे तो जितना भी एनालिटिकल हिसाब किताब का या मैनेजमेंट के विषय हैं वो इंसान को सूट करेंगे। सूर्य होंगे तो केवल मैनेजमेंट सूट करेगी। शनि होंगे तो नौकरी वाले काम सूट करेंगे, या फिर आप कह लीजिए कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल, ये चीजें सूट करेंगी। मंगल होंगे यहाँ पे तो कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप कह लीजिए बल प्रयोग होता हो या लोगों को सिक्योर करना हो, इंसान को वो सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत ज्यादा असर करेगी। यहाँ पे चंद्रमा होगा तो हीलिंग इंडस्ट्री या इवन किसी ना किसी तरह से आप कह लीजिए कि कोई ऐसी इंडस्ट्री जिसमें लोगों की हेल्प करना हो, इंसान को बहुत सूट करेगी। शुक्र होंगे तो फिर ग्लैमर वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सूट करेगा। राहु होंगे तो कोई भी स्टार्टअप या क्रिएटिव बिजनेस जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला आइडिया हो वो सूट करेगा। केतु होंगे तो टूर एंड ट्रैवल या ट्रैवल इंडस्ट्री या होटल इंडस्ट्री भी सूट करेगी। तो इस तरह से सारे प्लैनेट जो हैं, जुपिटर यहाँ पे होंगे तो इंसान एक्सीलेंट टीचर भी बन सकता है, ये इंसान बड़ा अच्छा कोच भी बन सकता है। हर प्लैनेट जो है कुछ ना कुछ कहता है जब पंचम भाव के साथ अपना कनेक्शन बनाता है। मेरे को ना एक ना अपनी आंटी याद आ रही हैं, 10 साल पहले हम लोग साथ में रहते थे, तो उनका बेटा ना बड़ा इंटेलिजेंट था। जब स्कूल टाइम में थे ना, फर्स्ट हमेशा बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर आता था, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज में गया ना, डम हो गया एकदम। तो ये क्या हो, अब बच्चा इतना अच्छा चल रहा है स्कूल में, कॉलेज में जाते क्या हो जाता है उसको? देखिए, इसमें मैं बच्चों के स्टूडेंट हुड जो होता है उसको 3 कैटेगरीज में रखता हूँ। पहला है जब से एजुकेशन शुरू की 3-4-5 साल की आयु से, वहां से लेके 12 वर्ष की आयु तक, तब तक बच्चे के जो प्लैनेट्स हैं बहुत एक माइल्ड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जो ही बच्चा 12 साल का होता है, बच्चे का केतु एक्टिवेट हो जाता है। हर बच्चे का? हर बच्चे का। अच्छा। तभी आप कभी नॉर्मली जनरलाइज करिए इस बात को कि पेरेंट्स जो हैं, जब भी बच्चा जो है 6ठी-7वीं क्लास के बाद होता है तो पेरेंट्स एकदम से सकते में आ जाते हैं कि ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है। हाँ, मतलब उसको सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पेरेंट्स थोड़े से ज्यादा बच्चे को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि अब ये कहना मानना कम हो गया है, अपनी ज्यादा चलाता है। राइट। ये वो फेज होता है। और स्पेशली 16-17 साल की आयु के बाद बच्चे का जुपिटर एक्टिवेट हो जाता है। जुपिटर अगर तो बच्चे के बर्थ चार्ट में अच्छा होगा तो ये सिंसियर बच्चा कहलाएगा कॉलेज में जाके। लेकिन अगर यही जुपिटर जो है कहीं ना कहीं खराब प्रभाव में होगा तो ये इंसान क्या करेगा, मैं ना मानूं, मैं अपनी ही करूंगा, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, इस तरह के प्रभाव में आ जाता है। तभी कॉलेज में जाके वही बच्चे सिंसियर रह पाते हैं जिनके बर्थ चार्ट में जुपिटर अच्छे होते हैं। नहीं तो वो बच्चे कॉलेज में जाके जिनके जुपिटर खराब होते हैं ना, किसी ना किसी तरह से डिस्ट्रैक्शंस का या कह लीजिए थोड़े उजड़पन का शिकार हो जाते हैं। और इसका तोड़ है टाइम पे कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना। वैसे भी मैं आपको उपाय भी देता हूँ। हाँ। अगर आपको लगता है कि कॉलेज में जाके बच्चा थोड़ा सा इररिस्पॉन्सिबल हो रहा है, थोड़ा सा अपने देखिए मौज मस्ती करना उस एज ग्रुप का एक लक्षण होता है, ठीक है, लेकिन बच्चा बिल्कुल ही मौज मस्ती करता रहे, ना पढ़े, तब उसके जुपिटर का इलाज करवाना ही होता है। तो उस केस में गले में येलो थ्रेड पहनना या गोल्ड चेन पहनना एक ज़बरदस्त रेमेडी है। दूसरा, नाभि पे, माथे पे और जीभ पे रोज़ हल्का सा सैफरन का यानी केसर का तिलक लगाना, ये दूसरी रेमेडी है। और तीसरी रेमेडी है कि रोज़ाना सवेरे ये इंसान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुने, श्रवण करे। ये 3 चीज़ें जो है ना, जुपिटर को भी सही करती हैं और उस इंसान के अंदर एक सेंसिटिविटी लेके आती हैं अपनी एजुकेशन के प्रति या जीवन में ब्रॉडर टारगेट के प्रति।
अब उपाय मैं उन बच्चों के लिए लेना चाहूँगी जो पेरेंट्स सोच रहे हैं कि शायद मैं सवाल पूछूं, और वो सवाल है गलत संगत की तरफ बढ़ जाना, गलत वीडियोस देखना, गलत लोगों के साथ दोस्ती कर लेना, गलत संगत में पड़ जाना, ऐसी ऐसी चीज़ें इनटेक करना जो शायद पेरेंट्स सोचना भी नहीं चाहेंगे। कोई उपाय? बिल्कुल, सब यहाँ पे 3 उपाय हैं। पहला उपाय जो है वो है कि घर के वास्तु में आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि बच्चे का जो सोने का कमरा है वो घर के किस दिशा में है, यहाँ पे कौन सी दिशाएं मना है। यहाँ साउथ वेस्ट से लेके साउथ के बीच में अगर बच्चे का बेड आ रहा है तो बच्चे का बिगड़ना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक बन जाता है। दूसरा, अगर बच्चे के रूम में बहुत डार्क कलर्स यूज़ किए गए हैं तो भी उस बच्चे का डिस्ट्रैक्टेड रहना या बिगड़ जाना बहुत हद तक संभावित है। और यहाँ पे उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं? सबसे पहले तो कमरे के कलर लाइट रखे जा सकते हैं। दूसरा, उस बच्चे के हाथ से 3 दिन नोट कर लीजिए। ये 3 दिन जो हैं, ये तीनों, ये जो मैंने प्लेनेट बोले थे ना जो इंसान को बिगाड़ सकते हैं, उनसे ही जुड़े हुए 3 दिन हैं। पहला दिन है अमावस, दूसरा दिन है संक्रांति यानी महीने का मध्य जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं। नॉर्मली लोग संक्रांति को मकर संक्रांति ही समझते हैं, साल में 12 संक्रांतियाँ आती हैं। और तीसरा दिन है पूर्णिमा। ये कैलेंडर पे दिन मार्क कर लीजिए। और इन तीनों दिन इस बच्चे के हाथ से जिनको आप सुधारना चाहते हैं सो कॉल्ड, आपको बच्चे के हाथ से गरीबों में अनाज दान करवाना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है आवारा कुत्तों को, स्ट्रे डॉग्स को फीड करवाना है। और बच्चे के हाथ से, ये नहीं बच्चा हाथ लगा के दे दे आप कर दो, नो। क्योंकि जब बच्चा खुद केतु, साक्षात केतु यानी आवारा कुत्तों के संपर्क में आता है ना, तो जो बच्चे के मनस में चेंजेस आते हैं ना, वो अकल्पनीय चेंजेस होते हैं। तो अगर बच्चा ये चीज़ें करे, अपने हाथों से किसी ज़रूरतमंद को अनाज इन दिनों में दान करे और आवारा कुत्तों को फीड करे, मैं तो कहूँगा ऐसे बच्चों को रोज़ आवारा कुत्तों को फीड करना चाहिए बिना कैलेंडर देखे। फिर देखिएगा किस तरह से चमत्कारी रूप से उस बच्चे के अंदर बदलाव आता है। अभी जो उपाय बताए हैं ना सर ने, अभी बहुत सारी बातें जानना बाकी हैं। धन पे भी बात करेंगे, करियर पे भी बात करेंगे, वास्तु की भी बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।